हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। बिहार डीएलएड यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोग को बताना चाहूँगा कि ये वीडियो यूट्यूब पर डालने के लिए नहीं बनाया गया था। मेरे फैमिली में एक मेंबर थे जिन्हें वीडियो देखकर पढ़ने का एक आदत सी है। तो किसी ने ऐसे ऑलरेडी मैंने ये वीडियो बना के रखा हुआ था, तो किसी ने सजेस्ट किया कि हाँ यूट्यूब पर डाल देते हैं, तो शायद हो सकता है और सारे स्टूडेंट को भी फ़ायदे पहुंच जाए। तो इसमें मैंने ज़्यादा कुछ नहीं किया, बस बुक से मैंने इसे पढ़ा है और रिकॉर्ड किया है। बस अगर आप लोग को अच्छा लगता है तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। फ़िलहाल चलते हैं। ये F1 है, बुक्स का नाम है समाज शिक्षा और पाठचर्या की समझ, यूनिट 1 का बच्चे, बचपन और समाज। इसमें इस वीडियो में 5 क्वेश्चन लिए गए हैं। जैसा हालांकि आप देख रहे होंगे 5 क्वेश्चन मैं आप लोग को दिखा देता हूँ, देखते जाइए। और ये दूसरा क्वेश्चन है और ये तीसरा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन, पांचवा क्वेश्चन। तो अब वीडियो देखिए, इम्तिनान से देखिए। चलिए कोर्स की तरफ चलते हैं। चलिए शुरू करते हैं। यूनिट 1 बच्चे, बचपन और समाज। प्रश्न 1, बच्चे तथा बचपन से आपका क्या अभिप्राय है? इसके सामाजिक सांस्कृतिक अवधारणा का वर्णन कीजिए। अथवा बचपन की अवधारणा सामाजिक संस्कृति विविधता के साथ बदलती रहती है, समझाइए। अथवा एक बच्चे के परिवार की सांस्कृतिक, आर्थिक व सामाजिक स्थिति उसके बचपन को बढ़ती है, कैसे समझाएं। बचपन व समाजीकरण की मूल संकल्पना समय तथा स्थान के अनुसार निरंतर विकसित होती रही है। प्रत्येक परिवार, समुदाय एवं समाज बच्चे तथा बचपन एवं उनके समाजीकरण को भिन्न भिन्न नज़रिए से देखते हैं। विभिन्न तरीकों एवं साधनों से उनके विकास की व्यवस्था करते हैं। मानव मूलतः एक सामाजिक सांस्कृतिक प्राणी है। सामाजिक व्यवस्था की वह एक नियामक और अपरिहार्य इकाई है। विभिन्न विकासीय अवस्थाओं से गुजरते हुए व्यक्ति के लिए बचपन और उससे जुड़े हुए विभिन्न संदर्भ एवं अनुभव जीवन को लगातार प्रभावित करते हैं। बचपन मात्र जैविक निर्मित नहीं होता, बल्कि सामाजिक, सांस्कृतिक एवं राजनैतिक निर्मित भी होता है। समाज अपनी विभिन्न गतिविधियों एवं प्रक्रियाओं के माध्यम से व्यक्तियों के समाजीकरण की व्यवस्था करता है। आधुनिक समाज व्यवस्था में बचपन एवं समाजीकरण की व्यवस्थापन एवं नियमन में माता पिता, परिवार, पड़ोस, समुदाय, मीडिया तथा विद्यालय आदि की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि मूलतः ये संस्थाएं बच्चे एवं बचपन को गढ़ती हैं। मानव समाज एक संगठन के रूप में अपनी निरंतरता एवं अस्तित्व को बनाए रखने के लिए अपनी संतति के मूल्य, नियम, परंपरा, लोकाचार इत्यादि का सचेत हस्तांतरण करता है। वस्तुतः सहज रूप में यह प्रक्रिया ही सामाजिकरण है, जिसमें समाज द्वारा पीढ़ी दर पीढ़ी सामाजिक मूल्य, नियम, परंपरा इत्यादि को सिखाया जाता है। बच्चा और बचपन की ऐतिहासिक समझ यह बताती है कि विश्व की कई प्राचीन सभ्यताओं में भी बाल्यावस्था और किशोरावस्था के बीच के समय को बचपन माना जाता है। प्रसिद्ध इतिहासकार फिलिप एरिज के अनुसार प्राचीन मानवीय समाजों में बच्चे को एक स्वतंत्र सामाजिक मानवशास्त्रीय श्रेणी में नहीं रखा जाता था। मध्यकालीन समाज, जहां एक और प्रायः बच्चों को उनके पिता या अभिभावक के नियंत्रण एवं सत्ता के अधीन रखने के पक्ष में
था। वहीं दूसरी ओर पारस्परिक भारतीय दृष्टिकोण से बच्चों को दया, करुणा, अहिंसा इत्यादि का अधिकारी मानते हुए उनमें आत्मानुशासन, आज्ञाकारिता, निश्चलता इत्यादि गुणों को आवश्यक मानता है। मध्यकालीन सामाजिक व्यवस्था में बाल्यावस्था पर कोई स्पष्ट विचार नहीं मिलता। बच्चों को सामाजिक नैतिक नियमावली का पालन वयस्कों के अनुसार ही करना पड़ता था। वस्तुतः बचपन की अवधारणा 16वीं-17वीं शताब्दी के मध्य हुआ एक ऐतिहासिक सृजन है जो अपने शुरुआती दौर में अभिजातीय वर्ग के संदर्भ में गढ़ा गया था। इतिहासकार फिलिप रीज मानते हैं कि एक बार जब बाल्यावस्था की संस्था का अभ्युदय होना आरंभ हुआ, समाज में छोटे मानव की स्थिति बदलने लगी। बच्चों को वयस्क वास्तविकता से बचाने के क्रम में बच्चों से जन्म, मृत्यु, लिंग, त्रासदी और वयस्क दुनिया की घटनाओं को छिपाना प्रारंभ हुआ। जॉन होल्ट का मानना है कि आधुनिक बाल्यावस्था की संस्था, दृष्टिकोण, रीति रिवाज और आधुनिक जीवन में बच्चों को परिभाषित करने और उन्हें खोजने वाले वैधानिक कानून इत्यादि का निर्माण एक सतत प्रयास है, जिसके अंतर्गत बच्चों का जीवन किस प्रकार का है, बड़े बुजुर्ग इनके साथ किस प्रकार व्यवहार करते हैं, इनके जीवन के लिए क्या बेहतर हो सकता है इत्यादि। आधुनिकता में बच्चों एवं बचपन के प्रति हमारी समझ में व्यापक बदलाव लाया है। मूलतः बच्चा जैविक रूप से मानव विकास के दो प्रमुख अवस्था, शिशु एवं किशोर अवस्था के मध्य की एक अवस्था है। कुछ जीव विज्ञानी अपनी परिभाषा में मानव भ्रूण को भी एक अजन्मा बच्चा के रूप में स्वीकार करते हैं। बच्चा एक सामाजिक सांस्कृतिक इकाई होती है। हर सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में बच्चे एवं बचपन को अलग अलग नज़रिए से देखा जाता है। हर जाति, धर्म व परंपरा में बच्चे तथा बचपन की समझ अलग अलग होती है। जाति, धर्म, आर्थिक व सामाजिक दशा आदि बच्चे व बचपन को देखने के हमारे नज़रिए को प्रभावित करते हैं। अभिजात वर्ग के बच्चों का लालन पालन अधिक प्यार एवं सुरक्षा के माहौल में होता है। बच्चों को देखभाल के लिए वांछित सुख सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती है। बच्चों को जातीय संस्कारों एवं सामाजिक संबंधों को सिखाया जाता है। किसके साथ बैठना है, किसके साथ खेलना है, किसके साथ खाना खाना है, ये सारी बातें सिखाई जाती है। वहीं सुविधाविहीन परिवार में बच्चों का लालन पालन विभिन्न प्रकार से होता है। अक्सर माता पिता दोनों कार्य में रहते हैं, इसलिए बच्चा कई बार घर में अकेला होता है या बड़े भाई या बहन की देखरेख में होता है। कभी कभी माता पिता बच्चों को अपने साथ खेतों पर ले जाते हैं। धीरे धीरे उन्हें अपने साथ काम पर ले जाना शुरू कर देते हैं। इस माहौल में बच्चे समर्पण के भाव एवं जातीय व्यवहार सीखते हैं एवं सामाजिक अंतर संबंधों की भी समझ विकसित करते हैं। ग्रामीण एवं शहरी परिवेश में बच्चों के लालन पालन का तरीका बिल्कुल अलग होता है, जिसका प्रभाव बच्चों के व्यवहारों से परिलक्षित होता है। ऐसा माना जाता है कि शहरी परिवेश के बच्चे ज़्यादा उन्मुक्त और खुले विचारों के होते हैं, जबकि ग्रामीण परिवेश के बच्चे शिष्ट व शर्मीले होते हैं। हालांकि इन मान्यताओं पर मतभेद भी है। पश्चिमी देशों में बचपन को आयु के साथ जोड़कर देखा जाता है, जहां 5 से 11 वर्ष का काल खंड बचपन का होता है, जबकि भारत के संदर्भ में यह सीमा लगभग 14 वर्ष तक चला जाता है। बच्चा एवं बचपन की सामाजिक संस्कृति के लिए यह भी जानना आवश्यक है कि बच्चा लड़का है अथवा लड़की। भारत में लड़का एवं लड़की के लालन पालन में बहुत अंतर है। आज भी लोग लड़कियों की अपेक्षा
लड़कों को बेहतर तरीके से लालन पालन करते हैं, बेहतर शिक्षा एवं अधिक स्वतंत्रता देते हैं। लड़कियों में समर्पण, त्याग, निर्भरता का भाव भरे होते हैं, जिन्हें नारीत्व का गुण कहा जाता है, और जो कई बार लोग लिंग भेदभाव एवं रूढ़िवादिता को जन्म देते हैं। निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार कानून 2009। 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा का अधिकार है। एक महत्वपूर्ण व गंभीर बात की ओर ध्यान आकृष्ट करना आवश्यक है कि बच्चों के साथ अंतरक्रिया करते समय हम अक्सर यह अपेक्षा करते हैं कि बच्चों न केवल अनुशासन में रहे बल्कि समाज सम्मत व्यवहार भी करे। वस्तुतः हम ऐसा करके उन्हें वयस्क वास्तविकताओं एवं भूमिकाओं के लिए तैयार कर रहे होते। यह अनपेक्षित दबाव उन्हें छोटा वयस्क बना रहा होता है। आवश्यकता इस बात की है कि बच्चों को बच्चे के मूल स्वरूप में ही स्वीकार किया जाए। इस तरह हम उनके बाल सुलभ विशेषता एवं गुणों, मसलन उनकी चंचलता, चपलता, निश्चलता, क्रियाशीलता, मासूमियत इत्यादि को सहेज सकते हैं। कोठारी आयोग की अवधारणा को देश के भविष्य का निर्माण उनकी कक्षाओं में हो रहा है। बच्चे देश के वर्तमान हैं। बच्चों को भविष्य की अपेक्षित तैयार के संदर्भ में न समझकर उन्हें उनके वर्तमान संदर्भ में जानना एवं समझना चाहिए। यह दृष्टिकोण हमें बच्चों को यथार्थवादी दृष्टिकोण से समझने में मददगार होगा। जब हम कहते हैं कि बच्चा वर्तमान है तो हम उसकी स्वतंत्र अवस्था को स्वीकार करते हैं तथा उनके अधिकारों की बात करते हैं। उन्हें बेहतर जीवन जीने का अधिकार है। उन्हें तनाव रहित एवं सहज जीवन जीने का अधिकार है। इस हिसाब से हमें उनकी प्रत्येक अवस्था के अनुरूप विकास का उपाय करना चाहिए। अनुच्छेद 21 में बच्चों की शिक्षा के मौलिक अधिकार को जीवन जीने का अधिकार के साथ शामिल किया गया। बच्चों के लिए मध्याह्न भोजन की व्यवस्था की गई। यह सभी उपाय बच्चों को वर्तमान के साथ जोड़ते हैं। धन्यवाद। प्रश्न 2, समाजीकरण की समझ की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए तथा इनकी प्रकृति का वर्णन कीजिए। बच्चा समाज में जन्म लेता है और जन्म से ही वह सामाजिक विश्व का अंग बन जाता है। इस सामाजिक विश्व में परिवार, मित्र समूह, समुदाय आदि सभी शामिल हैं। इन सभी के साथ बच्चों ऐसे आत्म संबंधों का ताना बाना बनता है जो जीवन पर्यंत तक चलता रहता है। बच्चे जैसे जैसे बढ़ता है उसके सामाजिक संसार का फैलाव होता जाता है। वह घर में विद्यालय जाता है, विद्यालय से कार्यस्थल और फिर राष्ट्र निर्माण में योगदान देता है। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है वह अपने परिवेश, विशेष रूप से अपने परिवार, समुदाय, विद्यालय, मित्र समूह वो अन्य संचार माध्यमों से निरंतर सीखता रहता है और संबंधित व्यवहार वो विश्वास निर्मित वो पुनर्निर्मित करते रहता है। इन्हीं में वह अपने जीवन को ढालने लगता है। हर समाज अपने तरह के लोग चाहता है। इसके लिए परिवार, जाति, समूह, धर्म जैसी न जाने कितनी ही संस्थाएं समाज ने ऐतिहासिक विकास क्रम में बनाई है। इस प्रकार समाज में अपने आंतरिक जीवन मूल्यों और मान्यताओं को सिखाने के लिए एक सचेत व्यवस्था है। इन्हीं व्यवस्था और प्रक्रियाओं में बच्चे बड़े होते हैं। चाहे अनचाहे उनका सामना विभिन्न सामाजिक संस्थाओं और प्रक्रियाओं से होता है। ये संस्थाएं और प्रक्रियाएं प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से बच्चे को कुछ करने के लिए, कुछ ना करने के लिए कहती है। बच्चों की अपनी एक निराली दुनिया होती है जिसमें कभी कभी बड़े अपनी सामाजिक हैसियत की दरार डालते नजर आते हैं। विभिन्न सामाजिक और आर्थिक परिवेश में पलने वाले बच्चों की प्रकृति भिन्न भिन्न प्रकार की होती है। इसी तरह
विभिन्न भौगोलिक, जातीय एवं आर्थिक परिवेश का प्रभाव बच्चों के समाजीकरण पर पड़ता है। अगर देखा जाए तो किसी बच्चों के विकास कैसे हो, समाज में उनकी भूमिका कैसी हो, यह विभिन्न कारकों के द्वारा निर्धारित होता है। समाजीकरण वह अंतःक्रिया प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने समूह के मूल्य, विश्वास, मनोवृत्ति, मानदंड और भाषिक विशेषताएं अर्जित करता है। इन सांस्कृतिक तत्वों को अर्जित करने के दौरान व्यक्ति की अपनी पहचान और व्यक्तित्व का निर्माण होता है। इस प्रकार समाजीकरण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक सामाजिक निरंतरता को बरकरार रखता है। अगर देखा जाए तो समाजीकरण मूलतः सदस्यों द्वारा समाज के तरीके सिखाने की प्रक्रिया है। इसका अभिप्राय यह है कि बच्चा संस्कृति के तत्वों को आत्मसात कर अपने व्यवहार को सामाजिक मान्यताओं के अनुरूप परिमार्जित कर समाज का सदस्य बनता है। बच्चा समाज में सह अस्तित्व, परस्पर निर्भरता और अपेक्षाएं सीखता है। इस प्रक्रिया में वह अपने आप को जैविक प्राणी से सामाजिक प्राणी के रूप में रूपांतरित करता है। वह समाज के स्वीकार्य सदस्य बनता है। यहाँ यह ध्यान रखना आवश्यक है कि बच्चे के जेंडर लिंग के अनुसार एक ही समाज अलग अलग तरीके से यहाँ यह ध्यान रखना आवश्यक है कि बच्चे के जेंडर लिंग के अनुसार एक ही समाज अलग अलग तरीके से समाजीकरण करता है। विभिन्न शास्त्र समाजीकरण की प्रक्रिया अलग अलग पहलुओं पर बल देते हैं। नृविज्ञानी समाजीकरण को मुख्यतः एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक सांस्कृतिक हस्तांतरण के रूप में देखते हैं। समाजशास्त्री समाजीकरण का मुख्य रूप से सामाजिक भूमिकाओं को सीखने के रूप में देखते हैं। इस परिप्रेक्ष्य में व्यक्ति अपने समूह की भूमिकाओं को सीखते हुए और उसे आत्मसात करते हुए उसका अभिन्न अंग बन जाता है। कुछ समाजशास्त्री समाजीकरण को स्व अवधारणा के निर्माण के रूप में देखते हैं। आत्मीय और पारस्परिक संबंधों के संदर्भ में स्व और पहचान के विकास को समाजीकरण का केंद्रीय अंग समझा जाता है। शिक्षक के रूप में हमारा बच्चों के साथ गहरा संबंध होता है, इसलिए हमें समाजीकरण की उस प्रक्रिया को समझने की आवश्यकता है जो बढ़ते बच्चों पर प्रभाव डालती है। दूसरे शब्दों में संदर्भ और मुख्य संबंध का बच्चे के भविष्य पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसे जानना आवश्यक है। व्यक्तियों में विचार प्रक्रियाएं समाजीकरण के दौरान विकसित होती है। अतः समाजीकरण वह तरीका है जिसमें ज्ञान एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी को संप्रेषित किया जाता है। सामाजिक निरंतरता वो एवं एकता के लिए समाज द्वारा स्वीकृत या निर्धारित मानदंडों, मूल्यों और नियमों का अनुपालन आवश्यक है। सामाजिक रीति रिवाज, धार्मिक अनुष्ठान, सामाजिक समारोह के रूप में परंपराएं आदि वे तरीके हैं जिनमें समूह एक दूसरे के साथ बंधे होते हैं। विवाह, जन्म और मृत्यु, आयोजनों एवं धार्मिक उत्सव जैसे अवसरों पर सामूहिक सहभागिता इसके उदाहरण हैं। बढ़ते हुए बच्चे को विभिन्न प्रकार के समुदाय के तरीके सिखाए जाते हैं। समाजीकरण बच्चों को सामाजिक नियमों एवं परंपरा सिखाता है। हमारे समाज की अनेकों नियम एवं मान्यताएं हैं जो सामाजिक असमानता को जन्म देते हैं। यह असमानता जाति, धर्म, आर्थिक परिस्थिति के कारण हो सकता है। एक शिक्षक के लिए यह आवश्यक है कि विद्यालय में कक्ष में इस प्रकार की असमानता को पनपने ना दे एवं बच्चों की गरिमा का एक व्यक्ति के रूप में ख्याल रखें। प्रकृति व्यक्ति का समाजीकरण दो तरीके से होता है, प्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष समाजीकरण वह है जिसमें समाज में बच्चे का समाजीकरण के लिए प्रत्यक्ष मार्गदर्शन एवं स्पष्ट रूप से उल्लेखित नियम एवं उपाय अपनाए जाते हैं, जैसे बड़े बुजुर्गों के साथ आदर का व्यवहार, आपस में प्रेम और विश्वास के साथ रहना इत्यादि।
दूसरी ओर अप्रत्यक्ष समाजीकरण अनकहे दिशा निर्देशों पर आधारित होता है। उदाहरण के लिए समाज में पुरुष एवं महिलाओं की समानता की बात बढ़ चढ़कर कही जाती है। महिलाओं को पूजनीय कहा जाता है। महिला को पूजनीय कहा जाता है, किंतु दैनिक कार्यों में बिल्कुल विपरीत व्यवहार दिखाया जाता है। जैसे घर में खाना बनाना सिर्फ महिलाओं का कार्य है। आमतौर पर महिलाएं परिवार की सभी सदस्यों को खिलाने के बाद खाना खाती है। महिलाएं पारिवारिक निर्णयों में सहभागी नहीं होती। बच्चे लड़का या लड़की के रूप में इन असमानताओं के प्रत्यक्ष संदेशों को इस प्रकार आत्मसात कर लेते हैं कि इन प्रथाओं में कोई बुराई नजर नहीं आती। शिक्षा अनेक प्रकार से इस अप्रत्यक्ष समाजीकरण को व्यवहार में लाती है। इसे प्रच्छन्न पाठचर्या कहा जाता है। प्रच्छन्न पाठचर्या का संबंध संगठन द्वारा संप्रेषित संदेशों और आधिकारिक विषयों के अधिगम के अलावा शिक्षा व्यवस्था के प्रचलन से है। प्रच्छन्न पाठचर्या के संदेश सामान्यतः मनोवृत्ति, विद्यालय, प्रच्छन्न पाठचर्या के संदेश सामान्यतया मनोवृत्ति, मूल्यों, विश्वासों और व्यवहार से संबंधित होते हैं। इस प्रकार के असंख्य संदेश अप्रत्यक्ष रूप से सूचित किए जाते हैं। उदाहरण के लिए प्रातःकालीन सभा में क्या होता है, कक्षा में कौन कहाँ बैठता है, विद्यालय के साफ सफाई में किसकी भूमिका प्रमुख होती है, कक्षा का मॉनिटर कौन होता है। ये बच्चों को संदेश देते हैं। शिक्षा में प्रच्छन्न पाठचर्या का मुख्य प्रयोजन विद्यार्थियों को विद्यालय तथा बेहतर समाज के साथ चलने के लिए तैयार करना। दूसरे शब्दों में प्रच्छन्न पाठचर्या सामान्यतः यथापूर्व स्थिति बनाए रखने का कार्य करती है। प्रश्न 3, बालक के समाजीकरण का क्या अर्थ है? समाजीकरण की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए अथवा समाजीकरण क्या है, विभिन्न परिभाषाओं को लिखें। उत्तर, व्यक्ति को सामाजिक स्वरूप देने वाली प्रक्रिया ही समाजीकरण है। समाजीकरण सामाजिक अंतःक्रियाओं पर आधारित एक प्रक्रिया है जो कि मनुष्य को समाज की स्वीकृति एवं नैतिक मानवीय स्वरूप प्रदान करती है। इसके द्वारा व्यक्ति समूह को एक क्रियात्मक सदस्य बनाता है, उसी के स्तर के अनुसार कार्य करता है, उसके लोकाचार, परंपरा तथा सामाजिक परिस्थितियों के साथ अपना समन्वय स्थापित करता है। समाजीकरण के द्वारा व्यक्ति अथवा बालक मानव कल्याण के लिए एक दूसरे पर निर्भर होकर व्यवहार करना सीखता है और ऐसा करने से सामाजिक आत्मनियंत्रण, सामाजिक उत्तरदायित्व और संतुलित व्यक्तित्व का अनुभव करता है। समाजीकरण का अर्थ व परिभाषा। समाजीकरण मानव समाज की स्वाभाविक और एकीकरण करने वाली समाजीकरण क्रिया है। समाजीकरण की परिभाषा के संबंध में विद्वानों में मतैक्य नहीं है। गिलिन और गिलिन के अनुसार समाजीकरण से हमारा अभिप्राय उस प्रक्रिया से है जिसके द्वारा व्यक्ति समूह का क्रियात्मक सदस्य बनता है, उसके स्तर के अनुसार कार्य करता है, उसके लोकाचार, परंपरा तथा सामाजिक परिस्थितियों के साथ अपना समन्वय स्थापित करता है। बोगार्डस, समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा लोग मानव कल्याण के लिए एक दूसरे पर निर्भर होकर व्यवहार करना सीखते हैं और ऐसा करने में सामाजिक आत्मनियंत्रण, सामाजिक उत्तरदायित्व और संतुलित व्यक्तित्व का अनुभव करते हैं।
नंबर 3, बीबी अकोलकर। व्यक्ति द्वारा व्यवहार परंपरा प्रतिमानों को ग्रहण करना ही समाजीकरण कहलाता है, क्योंकि वह दूसरों से एकीकरण करने और उनके द्वारा कार्य करने वाली संस्कृति के प्रति उसका झुकाव होता है। नंबर 4, किम्बल यंग। समाजीकरण का अर्थ उस प्रक्रिया से है जिससे व्यक्ति सामाजिक और सांस्कृतिक संसार में प्रवेश करता है, जिससे वह समाज और उसके विभिन्न समूहों का सदस्य बनता है, जो उसे समाज के मान्यताओं को स्वीकार करने को प्रेरित करती है। रॉस। समाजीकरण सहपाठियों में हम की भावना का विकास के साथ ही उसकी योग्यता में विकास एवं साथ साथ कार्य करने की इच्छा से होगी। समाजीकरण वस्तुतः सामाजिक अंतरक्रियाओं पर आधारित प्रक्रिया है, जो कि मनुष्य का संपर्क का स्वीकृति एवं नैतिक मानवीय स्वरूप प्रदान करती है। समाजीकरण की प्रक्रिया। आनुवंशिकता, जिसके आधार संचार जैविकीय वातावरण पर आधारित है। सामाजिकता, जिसका आधार सांस्कृतिक वातावरण है। संचार का माध्यम सामाजिक संसार निर्धारित करते हैं। संचार का माध्यम सीखने की प्रक्रिया है, जिसके द्वारा अभ्यास या आदतों की सहायता से व्यक्ति जीवन की वास्तविकता ग्रहण करता है। समाजीकरण की प्रक्रिया द्वारा व्यक्ति को सामाजिक बना दिया जाता है। इस प्रक्रिया के निम्नलिखित विभिन्न स्तर हैं। पहला, पालन पोषण। दूसरा, सहानुभूति। तीसरा, आत्मीकरण। चौथा, सामाजिक शिक्षा, जिसमें अंतर्नोद, सूझ, अनुक्रिया और पुरस्कार है। पाँचवा, परिस्थिति का प्रत्यक्षीकरण। छठा, नवीन अनुक्रियाएं। सातवां, पारस्परिक व्यवहार। आठवां, सहकारिता एवं नौवां, निर्देश। इसके द्वारा व्यक्ति अथवा बालक में समाजीकरण का विकास होता है। समाजीकरण के विकास को परिवार, पड़ोस, साथी, स्कूल, सामाजिक संस्थाएं, शारीरिक रचना, मानसिक दोष तथा आवश्यकताएं भी प्रभावित करती है। ये सभी मिलकर व्यक्ति अथवा बालक को सामाजिक बनाते हैं। प्रश्न 4, समाजीकरण का बालक के व्यवहार पर प्रभाव लिखें। समाजीकरण का बालक के व्यवहार पर प्रभाव लिखें। उत्तर, बालक के जीवन तथा उनके व्यवहार पर समाजीकरण का गहरा प्रभाव पड़ता है। प्रारंभ में बालक अपने परिवार या घर में समाजीकरण की प्रक्रिया को सीखता है। पुनः अनेक व्यक्तियों के संपर्क में आकर यह अनुकरण, निर्देश आदि का फलस्वरूप अनेक बातें सीखना शुरू करता है, जो उसके बीच वैज्ञानिक तथ्यों तथा सामाजिक प्रभावों की अंतःक्रिया के परिणाम होते हैं। प्रारंभ में बच्चा अपनी शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति के प्रयास तुरंत करता है और यह नहीं सोचता कि कब किस प्रकार व्यवहार करना चाहिए, किंतु समाजीकरण के प्रभाव से बालक यह सीखना शुरू करता है कि कब कौन सी शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति करना उचित है और किस रूप में है। जैसे जैसे बालक का विकास होता है, वैसे वैसे समाजीकरण का प्रभाव क्षेत्र भी बढ़ता जाता है। बालक के समाजीकरण का उसके वयस्क व्यवहार पर अत्यंत महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। मनुष्य के विचारों का प्रभाव उसके व्यवहार पर पड़ता है। इस प्रकार के व्यक्ति के विचार ही उसके व्यवहार को निश्चित करते हैं। इन विचारों को लेकर व्यक्ति पैदा नहीं होता, ये तो समाज और संस्कृति की देन होती है जिसमें उसका समाजीकरण हुआ हो। प्रत्येक संस्कृति में भिन्न भिन्न सामाजिक मानदंड पाए जाते हैं, जिसके फलस्वरूप प्रत्येक संस्कृति में समाजीकरण का रूप भिन्न होता है। जीव वैज्ञानिक दृष्टि से अपेक्षाकृत समान होते हुए भी विभिन्न संस्कृतियों में मानव व्यवहार भिन्न भिन्न होता है। विभिन्न संस्कृतियों में परंपराएं, रीति रिवाज, भाषा और समस्त सामाजिक व्यवहार सामूहिक रूप से अन्य संस्कृतियों से भिन्न होता है। यह बात सिद्ध करती है कि समाजीकरण का वयस्क व्यवहार पर प्रभाव पड़ता है। प्रश्न 5,
बच्चों के समाजीकरण को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन कीजिए, अथवा बालकों के समाजीकरण के आवश्यक तत्व बताइए। समाजीकरण को प्रभावित करने वाले कारक या तत्व। समाजीकरण की प्रक्रिया एक जटिल प्रक्रिया है जिसमें अनेक तत्वों का योग होता है। चूंकि समाजीकरण एक सामाजिक सांस्कृतिक प्रक्रिया है, इस कारण इसकी सफलता या विफलता किसी एक तत्व पर निर्भर नहीं होती, बल्कि एकाधिक तत्वों पर होती है। दूसरे शब्दों में समाजीकरण के कुछ कारण होते हैं जो निम्नलिखित हैं। परिवार। समाजीकरण करने वाली संस्था के रूप में परिवार का महत्व वास्तव में असाधारण है। कहा जाता है कि माँ के त्याग और पिता के संरक्षता में रहते हुए बच्चा जो भी सीखता है वह उसके जीवन की अस्थायी पूंजी होती है। इस कारण यह है कि परिवार एक प्राथमिक समूह है। इस कारण परिवार में आमने सामने का संबंध होता है और यह संबंध अधिक अस्थायी व निरंतर चलने वाला होता है। परिवार के सदस्य के बीच घनिष्ठता, सहयोग, स्नेह, प्यार, दुलार आदि होता है। ये सभी विशेषताएं समाजीकरण में सहायक होती है। परिवार में ही बच्चे को सर्वप्रथम यह ज्ञात होता है कौन से कार्य उसे करने चाहिए और किन किन से कार्यों को उसे नहीं करना है। बालक ऐसे काम करना सीखता है जिनसे उसकी माँ व परिवार के अन्य लोग उसे प्यार करें, और ऐसे कार्यों से बचता है जिनके कारण उसे दंड भोगना पड़ता है। इस प्रकार परिवार में ही वह समाजीकरण का प्रथम पाठ सीखता है। परिवार में ही बच्चा सामाजिक उत्तरदायित्व का अर्थ, क्षमा का महत्व, सहयोग की आवश्यकता सीखता है और अपने मौलिक धारणा, आदर्श, शैली की रचना करता है। खेल का समूह। बच्चा जब थोड़ा सा बड़ा होकर घर से बाहर कदम रखता है तो उसका संपर्क अन्य बच्चों से भी होता है। वह उनके साथ खेलता है। ये बच्चे अलग अलग परिवार के होते हैं, इस कारण उनके व्यवहार, ढंग, रीति नीति, रुचि, धारणा आदि भी अलग अलग होते हैं। इन विविधताओं के बीच बच्चा खेलने के साथ ही अनुकूलन की कला, मिलकर काम करने की आदत तथा सामाजिक संबंधों के परिवार के दायरे के बाहर फैलाने का ढंग भी सीखता है। इस प्रकार खेल समूह का समाजीकरण के रूप में अधिक महत्व है। तीसरा, पड़ोस एवं समूह। पड़ोसियों तथा अन्य बड़े बूढ़े के संपर्क में आने से बालक के सामने अनेक नए विचार आते हैं। बातचीत और गप्पाबाजी के बीच व्यवहार के ढंग उसका ध्यान अपनी ओर आकर्षित करते हैं। इस प्रकार उसे नए आदर्शों से परिचित होने का अवसर मिलता है। पड़ोस में रहने वाले धनी अथवा निर्धन, शिक्षित एवं अशिक्षित, विभिन्न व्यवसायों के व्यक्ति अपनी अपनी आदतों एवं मान्यताओं के साथ बालक के सामने आते हैं, उसके ऊपर अपना प्रभाव डालते हैं। इससे बालक का समाजीकरण होता है। नंबर 4, शिक्षा संस्थाएं। स्कूल और कॉलेज समाजीकरण की अत्यंत महत्वपूर्ण संस्थाएं हैं। विद्यालय में बच्चे की मानसिक क्षमताओं का विकास होता है। उसके लिए सामाजिक संबंध स्थापित करने का क्षेत्र है और विस्तृत हो जाता है। वहाँ वह अनेक प्रकार के शब्दों और अध्यापकों के संपर्क में आता है और उनसे बहुत कुछ सीखता है। विद्यालय में ही पुस्तकों के द्वारा बच्चे की देश विदेश की संस्कृति और समाज में परिचित होने का अवसर मिलता है। इससे उसके व्यक्तित्व के विकास में काफ़ी सहायता पहुंचती है। विद्यालय में बालकों को सामाजिक आदर्शों, मान्यताओं, प्रथाओं, नियमों की प्रत्यक्ष रूप से शिक्षा मिलती है और बालक इनको ग्रहण करके इनके अनुसार आचरण करता है। विद्यालय में विभिन्न सामाजिक क्रियाओं का आयोजन होता है जिनमें भाग लेने से बालक को अनजाने ही समाजीकरण होता है। 5वां, जाति तथा वर्ग। व्यक्ति जिस जाति से संबंधित होता है उसे उनके नियमों तथा प्रतिबंधों को मानना ही पड़ता है।
न मानने पर जाति वर्ग से दंड प्राप्त होता है। इन नियंत्रणों तथा नियमों का प्रभाव व्यक्ति के समाजीकरण की प्रक्रिया पर पड़ता है। वर्ग व्यवस्था भी व्यक्ति को एक सामाजिक स्थिति प्रदान करती है, जिसके आधार पर वर्ग चेतना पनपती है और व्यक्ति के सामाजिक संबंधों का क्षेत्र निश्चित होता है। छठा, भाषा। समाजीकरण का आधार सामाजिक अंतःक्रियाएं ही है और भाषा की सहायता से अंतःक्रियाएं अत्यधिक सरल हो जाती है। भाषा की सहायता से बच्चे के लिए परिवार के सदस्य अन्य लोगों के साथ संपर्क स्थापित करना सरल हो जाता है। वह भाषा के कारण दूसरों के विचारों को ग्रहण करता है और लाभ उठाता है। सातवां, धर्म। धर्म का प्रभाव भी व्यक्तियों के सामाजिक व्यक्तित्व के विकास पर पड़ता है। धर्म ही व्यक्ति में पाप और पुण्य की धारणा या विश्वास का विकास करता है। हेज का कहना है कि यह विश्वास समाजीकरण की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण योगदान करता है। आठवां, राजनीतिक तथा आर्थिक संस्थाएं। राजनीतिक एवं आर्थिक संस्थाओं का भी योगदान व्यक्ति के समाजीकरण की प्रक्रिया पर होता है। उदाहरणतः तानाशाही सरकार होने पर व्यक्ति के जीवन में सुरक्षा की भावना कम होती है, जिससे उसके व्यक्तित्व के स्वाभाविक विकास में बाधा पहुंचती है। जनतंत्र व्यवस्था में व्यक्ति को अपने विकास का स्वतंत्र अवसर प्राप्त होता है, जिससे उसका समाजीकरण तेजी से होता है। आर्थिक क्रियाओं जैसे नौकरी, व्यापार, वाणिज्य, कृषि आदि का प्रभाव व्यक्ति के विचार, आचार, मनोभाव एवं क्रियाओं पर पड़ता है। नौवां, शिक्षा। बालक के समाजीकरण में शिक्षा का बहुत बड़ा योगदान है। परिवार के बाद शिक्षा संस्था में बालक का समाजीकरण सर्वाधिक रूप से होता है। शिक्षा संस्था का विवेचन ही एक सामाजिक संस्था का रूप में इसलिए किया जाता है क्योंकि यह सांस्कृतिक स्वरूप वाली होती है। इसकी स्थापना विचारपूर्वक व्यक्तिगत और सामाजिक आवश्यकताओं तथा इच्छाओं की पूर्ति के लिए की जाती है। यह निश्चित प्रतिमानों का प्रतीक है और इसके पास सामाजिक समस्याओं को हल करने के अपने प्रामाणिक तरीके होते हैं। विद्यालय व्यक्तियों को सामाजिक प्रणाली के रूप में प्रशिक्षित करके समाज की सेवा करता है। धन्यवाद। हेलो गाइस, ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। एंड आल्सो डोंट फॉरगेट टू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।